इलास्टिक कोलिजन। आप इस चीज को इस प्रकार से समझें, एक बॉल को यदि हम ग्राउंड पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से वो टकरा के सेम हाइट तक नहीं आती है, वो कुछ हाइट नीचे तक रह जाती है। तो जितनी हाइट वो नीचे तक रह गई है उतनी एनर्जी उसकी ग्राउंड पे जो कोलिजन हुआ है उसकी वजह से वो एनर्जी लॉस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद जब अगला वो रिबाउंड लेती है ग्राउंड से, फिर उसकी हाइट कम हो जाती है। तो हर कोलिजन में उसकी एनर्जी घटती जा रही है और फाइनली वो कई टप्पे खाने के बाद वो बिल्कुल रुक जाती, ग्राउंड पे स्टेबल हो जाती है। तो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो जितने भी इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं उन सब में लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, मगर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एयर, हवा, ये अपनी इसी स्टेट में रहती है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो चाहे टेम्परेचर कम हो, हवा अपनी उसी स्टेट में रहती है। हवा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हवा के मॉलिक्यूल भी कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं और दे आर इन कंसिस्टेंट कोलिजन। कोलिजन उनमें कंटिन्यूअसली होता रहता है। अगर उसमें हर कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा होता, सोच के देखो, अगर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा होता तो सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती और कम होते होते फाइनली वो सब ग्राउंड पे पड़े हो। मगर ऐसा नहीं होता, ये हम सबको पता है। इसका मतलब वो टाइनी पार्टिकल्स जो एयर के अंदर मौजूद हैं, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन एंड कंटिन्यूअस दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। और हर कोलिजन के अंदर नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। इसका मतलब particles when collide like this, they are called elastic collisions। तो हम इस elastic collision की यहाँ पे बात कर रहे हैं। Suppose again it is the case of head-on collision। इसको हम head-on में ही रखेंगे। M1 moving with U1 and M2 moving with U2। They collide and after collision they continue to move M1 with velocity V1 and M2 with velocity V2। ठीक है, सो हमने इसको हेड ऑन रखा। हेड ऑन में रखने का फायदा क्या हुआ, अल्फा बीटा जो दो एंगल्स थे वो दोनों एंगल जीरो हैं, हमें उसकी अभी फिलहाल चिंता नहीं करनी है। सो इन सच केस वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज वेलोसिटी V1 एंड हाउ मच इज वेलोसिटी V2। V1 एंड V2 आफ्टर द कोलिजन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी है, और किस टर्म्स में निकालनी है, जो नोन टर्म्स है उसमें निकालनी है। M1 M2 U1 U2 इनकी टर्म्स में हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सो दिस इज M1 M2 में V1 V2 ये जो सब होता है, तो ये मोमेंटम के कंजर्वेशन में होता है। हाँ, दिस विल कंजर्व द मोमेंटम एंड दिस विल कंजर्व एनर्जी ऑल्सो। दोनों चीज हम कंजर्व करेंगे यहाँ। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, हम दोनों चीजों का कंजर्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, तो लगाएंगे। हमने टोटली इलास्टिक कोलिजन्स की डेरिवेशन निकाली, तो वैसे हम इसकी भी निकालेंगे भी। हाँ करेक्ट, टोटली इलास्टिक की इजी थी वो, क्योंकि उसमें दोनों बॉडीज को हमने कंबाइन कर दिया था। ठीक है, तो वहां पे हमने ये प्रूव किया था कि देखो टोटली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी लॉस होता है, ये प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, अब ये इलास्टिक कोलिजन है, इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी है। तो नो लॉस ऑफ एनर्जी को भी डील करना आसान है। लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, कैसे होगा, फिर उसके और बहुत सारे पैरामीटर्स हमें जो दिए होंगे उसके हिसाब से हमें वो निकालना होगा। ठीक है, मगर ये दोनों बात क्लियर कट है, डील करना बहुत आसान है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो कंसिडरिंग the conservation of momentum, conservation of momentum
we have m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ये समझ में है? इनिशियल मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ये चीज क्लियर है बेटा? अभी m1 की टर्म्स एक तरफ ले आओ, तो m1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, m2 v2 माइनस m2 कॉमन ले लो तो v2 माइनस u2 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई जो मोमेंटम से बनाई है हमने। ठीक है, नाउ कंसीडरिंग the conservation of energy, we have, हम क्या लिख सकते हैं, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में हाफ एक कॉमन फैक्टर है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब m1 वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ, m2 वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ, ये क्या हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस ये वाला v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने सेकेंड स्टेप में m1 को कॉलम कॉमन लिया तो हाँ बेटा, माइनस v1 क्यों करा? ये v1 इधर है ना बेटा, ये वाला ये इधर है, इसको इधर लेकर आए, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर आए और फिर हमने कॉमन लिया, ऐसी m2 को दूसरी तरफ लेकर गए, m2 के पास। आया समझ? हाँ सर। हाँ बेटा, हमने क्योंकि इक्वल टू की साइड चेंज की है, साइड चेंज करने की वजह से ये माइनस वाले साइन बीच में आए। ठीक है, और यही चीज हम यहाँ नीचे कर रहे हैं एनर्जी के साथ। ठीक है, m1 वाली टर्म्स एक तरफ ले आए, m2 वाली टर्म्स एक तरफ ले जा रहे हैं, ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अगर इस सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो m1 कट जाएगा, m2 भी कट जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन, हो गया m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। ठीक है, m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया। अब ये ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रटना है आपको, ये बहुत यूज होती है, आइडेंटिटीज बहुत यूज होती हैं। यस।
बेटा ये रटनी है आपको, बार बार ये कई जगह यूज होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की स्ट्रेट लगाएंगे हम यहाँ पे। सो दिस इज u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लगेगा v2 प्लस v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। ये देखो ये फैक्टर आराम से कट रहा है, तो हमारे पास एकदम सिंपल रिलेशन आ गया। u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, वी हैव गॉट द रिलेशंस ऑफ वेलोसिटीज जिसमें u और v सारे आ रहे हैं। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं v1 एंड v2। हम v1 और v2 निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास दो रिलेशन ये पहले से ही है, एक रिलेशन ये वाला और आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर फर्स्ट रिलेशन में मैं v2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा। इस रिलेशन में से मैं v2 की वैल्यू निकाल के इस पहले वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो v1 रह जाएगा, v1 रह जाएगा, अननोन क्वांटिटी एक ही रह जाएगी। तो मैं अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ फर्स्ट और इस थर्ड रिलेशन। तो यहाँ से मेरे पास v2 आ गया, u1 प्लस v1 माइनस u2। इस u2 को मैं इस तरफ ले आया, तो ये तीसरा रिलेशन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, अब देखो क्या क्या हो जाएगा। m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2। v2 की वैल्यू पुट करनी है, v2 की ये वाली वैल्यू है u1 प्लस v1 माइनस u2 और ये वाला माइनस u2। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है v1 के लिए। अब हमें इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करना है v1 के लिए। v1 के लिए अब v1 की टर्म हमें एक तरफ लानी है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं। ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 m2 u1 प्लस m2 v1, फिर माइनस u2 माइनस 2u2 हो गए, ये हो गया माइनस 2m2 u2। ये हमने ब्रैकेट खोल लिया यहाँ पे। अब v1 की टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, तो ये हो गया m1 u1, यहाँ से ये टर्म को इधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस m2 u1, ये वाली टर्म को भी इधर ले आएंगे तो प्लस 2m2 u2। यहाँ पे m2 v1 है पहले से ही, और यहाँ से माइनस m1 v1 उठा के मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा प्लस m1 v1। ओके, अभी इसमें देखिए u1 कॉमन है, ये कॉमन ले सकते हैं। m1 माइनस m2 टाइम्स u1 प्लस 2m2 टाइम्स u2 इज इक्वल टू, यहाँ पे v1 कॉमन है तो m2 प्लस m1 v1 और v1 इज इक्वल टू, अब m1 प्लस m2 इससे पूरी इस इक्वेशन आती है बेटा, ये डेरिवेशन पेपर में आती है। पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे फेजेस हैं। कई बार सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछा जाता है, कई बार सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है,
पूरा ये डेरिवेशन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, मगर इसके पार्ट्स जो है अलग अलग आ सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट जो है वो यूज करने के लिए उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके जो फाइनल रिजल्ट है उस पे उसको यूज करने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन कहाँ से कैसे आ रहा है, और अगर ये डेरिवेशन आ भी गई तो फिर ये पूरा 5 नंबर में आएगी तुम्हारे पास, ओके ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें कंसीडर हो रही हैं। तो इसको m1 प्लस m2 से डिवाइड करोगे आप, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर ये प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1, सॉरी u2, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। वेलोसिटी v1 यहाँ पे देखो मासेस है, चारों मासेस हैं, ये सारे मासेस हैं, और यहाँ की वेलोसिटी कहाँ ले गए हम, ये u1, यहाँ पे ये u1 है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये वाला u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये वाला u2। सो दिस इज द रिलेशन v1 is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m2 upon m1 plus m2 into u2। समझ में आया बेटा ये? हाँ बस सर, इतना अब बाकी मैं इतना पर खुद सॉल्व करूंगी तो थोड़ा और अच्छे से आएगा फिर। हाँ ठीक है, अभी इसको मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूँ आपको। We call it 112 122 112 122 रिलेशन। सर ये पता है मुझे, ये मैथ्स में भी 10th में एक वो फॉर्मूला होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ बेटा, 9th में पढ़ा होगा आपने, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हाँ वो m1, और एक वो भी होता है सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1। हाँ तो ये ठीक है, तो अभी मुझे ये हाँ ये जो 112 और 122 है, ये बता रहा है आपको ऑर्डर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स जो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। V1 ये V1 ये वाला है, फिर M1 माइनस M2 ये 1 2 1 1 2, नीचे प्लस है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, फिर U1 ये वाला U1 प्लस 2 M2, अब ये नेक्स्ट 2 जो है ये इसका सब्सक्रिप्ट है, फिर नीचे M1 प्लस M2 ये ऐसे ही रहेगा, और फिर ये U2 यस सर। ये 2 1 1 2 1 2 2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हमने एक ही रिलेशन डिराइव किया है, और इस एक रिलेशन से ही हम सेकंड रिलेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। सर वो फर्स्ट रिलेशन करें सर, आज के लिए यही काफी है। नहीं, मैं सिर्फ इसी से लिखना सिखा रहा हूँ बेटा, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी रिलेशन से हम सेकंड रिलेशन लिख सकते हैं। टीचर के साथ मीटिंग है अभी, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा, आई विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। ओके ओके सर। ओनली 1 मिनट। या श्योर। अभी ये जो 1 1 2 1 2 2 लिखेगा, इसमें 1 और 2 को इंटरचेंज करना है, सारे सब्सक्रिप्ट्स को सिर्फ इंटरचेंज करना है, और एंड यू विल गेट सेकंड रिलेशन m1 अपॉन m2 प्लस m1। हाँ, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 M2 प्लस M1, ये U2 हो जाएगा वो हो जाएगा 2m1 अपॉन M2 प्लस M1। अब ये M1 प्लस में इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस कुछ भी करो, ठीक है सर। ठीक है। तो इसी से हमने सेकंड रिलेशन ये लिख लिया है,
ठीक है, अब इसके जो केसेस हैं वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके सर। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।